वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है और बिल पर सियासत लगातार जारी है। आरजेडी का आरोप है कि जेडीयू ने मुसलमानों के साथ छल किया, तो वहीं जेडीयू ये दावा कर रही है कि इस बिल से पसमानदा मुसलमान, जो कि मुसलमान समाज की सबसे बड़ी आबादी है, उनमें काफी खुशी है। और खुशी की वजह यह है कि पहली बार उन्हें वक्फ बोर्ड में जगह मिली है। इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज इतना फोन हम लोगों को आ रहा है। सेकुलर कैरेक्टर के नहीं है, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदन से पास हो गया है, पर इस बिल पर सियासत दिल्ली से लेकर पटना तक जारी है। विपक्ष के नेता नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ उन पर खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं, तो जेडीयू का दावा है कि इस बिल से पसमानदा मुसलमानों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि पहली बार उन्हें वक्फ में जगह मिली है। पसमानदा समाज जो अति पिछड़ा समाज है बिहार में, और मेजोरिटी है, 2/3 बहुमत उनका है, पॉपुलेशन उनका है, उनको पहली बार इसमें जगह मिला है कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे। उसी तरह से जो महिलाओं को लेकर के आया है कि महिलाओं का भी स्थान इसमें रहेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज इतना फोन हम लोगों को आ रहा है। हालांकि आरजेडी का आरोप है कि जेडीयू मुसलमानों के साथ छल की राजनीति कर रहा है। आपने जिस तरह से मुसलमानों के साथ छल की राजनीति की है, उसका कहीं ना कहीं, और आपका जो सेकुलर होने का आप ढोंग रखते थे, उस कैरेक्टर का कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो गया है, और आप सेकुलर कैरेक्टर के नहीं हैं, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है और वक्फ बिल पर हो रही सियासत के बीच मुसलमानों को अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। पुराने वक्फ बिल में पसमानदा समाज को अनदेखा किया गया था, पर जेडीयू ने कुछ सुझाव सरकार को दिए थे, जिसे नए बिल में शामिल किया गया। बता दें, मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी पसमानदा समाज की है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें तरजीह देना वाजिब समझा। तो क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार के साथ पसमानदा के जुड़े होने से विपक्ष परेशान हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब इस खबर को विस्तार से समझते हैं। जिस पसमानदा मुसलमान की बात की जा रही है वो क्या है, ये अब समझ लेते हैं। तो पहले पसमानदा का मतलब समझ लीजिए। पसमानदा एक फारसी का शब्द है और इसका अर्थ है वो जो पीछे छूट गया। अब समझिए कि पसमानदा मुसलमान कौन है और ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि वैसे मुसलमान जो तरक्की की दौड़ में पीछे छूट गए, पीछे रहने की बड़ी वजह इनकी जाति व्यवस्था बताई जाती है। अब जब ये जान रहे हैं कि आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये भी जानना जरूरी है कि मुसलमानों में पसमानदा शब्द का इस्तेमाल किन के लिए होता है। तो आइए इसे भी आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि एक व्यवस्था इसमें बनाई गई है जिसके जरिए पसमानदा मुसलमानों को चिन्हित किया जाता है। पहले मुसलमानों में जाति व्यवस्था के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल होता था। अशराफ और अजलाफ के साथ ही अर्जाल से लोगों को जाना जाता था। अशराफ का मतलब है उच्च वर्ग के मुसलमान, जबकि अजलाफ का मतलब बताया जाता है कि वो पिछड़े वर्ग के हिंदू जो कन्वर्ट होके मुसलमान बन चुके हैं। और तीसरा शब्द है अशराफ, वो दलित वर्ग जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ये 3 कैटेगरी पसमानदा मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी के जरिए उन्हें जाना भी जाता है। और इसमें उच्च वर्ग जाति से लेकर दलित जाति तक के लोगों को शामिल किया जाता है। आइए अब पसमानदा की अहमियत भी आपको समझाते हैं। देखिए, देश में मुसलमानों की आबादी की बात की जाए तो 17.22 करोड़ है और इनमें से करीब 14 करोड़ पसमानदा मुसलमान हैं। यानी कि 2010 की जनगणना के अनुसार समझे तो मुसलमानों में 80% आबादी जो है वो पसमानदा मुसलमानों की बताई जाती है और ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है।
बिहार के लिहाज से अब समझना बहुत जरूरी है इस आबादी को लेकर कि क्यों ये महत्व रखता है। देखिए, बिहार की अगर बात की जाए तो मुस्लिम आबादी 2,31,49,925 है, यानी कि कुल आबादी का 17.7% मुस्लिम आबादी है। और इसमें भी पसमानदा मुसलमानों की बात की जाए तो 80% पसमानदा मुसलमान पाए जाते हैं। अब खबर तो समझिए, देखिए, मुस्लिमों में 80% पसमानदा मुसलमान हैं। जेडीयू ये दावा कर रही है कि इस बिल से पसमानदा मुसलमान खुश है। खुशी की वजह यह है कि पहली बार उन्हें वक्फ बोर्ड में जगह मिली है। अब तक कुछ लोगों का वक्फ बोर्ड पर कब्जा था, लेकिन जब इन्हें जगह दी गई है, यानी कि पसमानदा मुसलमानों को इसमें जगह दी गई है, तो वो काफी खुश हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए वक्फ बिल की बात कर लेते हैं। देखिए, वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार में सियासत चरम पर है। जेडीयू से मुस्लिम नेता एक एक करके इस्तीफा भी दे रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जेडीयू छोड़ने वाले नेताओं के बहाने आरजेडी और कांग्रेस के नेता जेडीयू पर वार भी कर रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उनको पार्टी के अंदर भी कोई नहीं जानता, और इससे आप उनकी हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और उसके बाद विस्तार से इस खबर को समझेंगे। पार्टी नहीं रही, इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। आरजेडी को कुछ पता है? कौन छोड़ के गया है? जेडीयू ने जिस मजबूती के साथ वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी का साथ दिया, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी में मुस्लिम नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरे हक में फैसला क्या देगा। जेडीयू के कुछ नेताओं ने पार्टी क्या छोड़ी, विपक्ष के नेता खुलकर तंज कसने लगे। वो छवि था, लोग कहते थे दम भर भर के कि साहब हम तो एकदम सेकुलर हैं, हम जो है पूरे बिहार में सांप्रदायिकता को कंट्रोल किए। कोई नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है तो कोई उनकी पार्टी का नया नामकरण कर रहा है। ये अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पार्टी जेडीयू का नाम बीजेपी यू कर देना चाहिए। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही। लेकिन सवाल है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है वो कौन है, उनके बारे में जेडीयू के नेता क्या सोचते हैं, तो जरा खुद सुन लीजिए। देखिए, ये जो भी नाम सुर्खियों में है, ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। अब जरा जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह की जुबानी जेडीयू छोड़ने वाले उन नेताओं की हैसियत भी जान लीजिए। आरजेडी को कुछ पता है? कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता है, बहुत सीनियर लीडर है। वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग के बाद अब तक 3 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू को छोड़ दिया है। एम राजू नैयर, मोहम्मद शनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी, इनमें से एक भी ऐसा नाम नहीं जिन्हें बिहार के बहुत लोग जानते हैं। हालांकि 2 और नेताओं की नाराजगी जरूर सामने आ रही है, जिनकी पहचान है। वो हैं एमएलसी गुलाम गौस और पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी। हालांकि जेडीयू के शीर्ष नेताओं के तेवर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो अपने स्टैंड पर मजबूती के साथ कायम हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी और अब खबर को समझते हैं विस्तार से। बारी है खबर को समझने की। देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर सरकार को जेडीयू ने समर्थन किया है। बताया जा रहा है कि इससे मुस्लिम जेडीयू से नाराज हैं और अब सवाल यह है कि क्या नीतीश को मुस्लिम वर्ग का वोट मिलता है। इसको समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया। तो आइए इसे समझते हैं। 2005 की सबसे पहले बात करेंगे। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई। भागलपुर दंगे की न्यायिक जांच कमेटी का गठन भी हुआ और दोषियों को सजा भी उन्होंने दिलवाई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अति पिछड़ा के 20% आरक्षण को लागू किया, जिसका लाभ मुसलमानों को सीधे तौर पर मिला। खबर को यह समझिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने इन्हें फायदा
दिलाया था, लेकिन क्या नीतीश को इसका फायदा हुआ, अब इसको भी समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हुए, मदरसों को सरकारी मान्यता उन्होंने दिलाई और मदरसों के शिक्षकों की सैलरी को सरकारी शिक्षकों के बराबर कर दिया। इसके अलावा आपको बताएं कि मदरसा, कब्रिस्तान, तालीमी और मरकज, अल्पसंख्यक छात्रावास और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भी उन्होंने बनवाए। इसके अलावा क्या काम किया नीतीश कुमार ने, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, मुस्लिम छात्रों को भी छात्रवृत्ति देकर पढ़ने का उन्होंने मौका दिया। तो ये तमाम चीजें उन्होंने मुसलमानों के लिए किया और क्या इसका फायदा मिला, ये आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही कि नीतीश ने मुस्लिमों के लिए काम तो किया, क्या वोट मिला? और इसे समझाने के लिए अब आपको बता दें कि 2006 से 2014 तक 5 मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा भी उन्होंने भेजा। ये नेता कौन है, ये भी जान लीजिए। देखिए, अली अनवर, एजाज अली, साबिर अली और कहकशा परवीन और इसके साथ ही गुलाम रसूल बलियावी, ये तमाम वो नेता हैं जिनको राज्यसभा भेजा गया नीतीश कुमार की तरफ से। खबर को समझिए। देखिए, इन 5 नेताओं में से 4 पसमानदा मुसलमान हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पसमानदा मुसलमान हैं वो काफी खुश हैं सरकार के इस एक्शन से। इन 4 पसमानदा मुसलमानों का नाम भी आपको बताते हैं। अली अनवर, एजाज अली, साबिर अली और कहकशा परवीन का ताल्लुक पसमानदा समाज से है, जबकि गुलाम रसूल की बात की जाए तो वो ऊंची जाति के मुसलमान हैं। अब सवाल सुन लेते हैं कि क्या है जो उठाए जा रहे हैं लगातार। देखिए, अब सवाल यह है कि नीतीश ने मुस्लिमों के लिए काम किया, लेकिन क्या वोट मिला, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपको अब आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए, मुस्लिम वोट का एक हिस्सा जो था उनके साथ आ गया। खास तौर पर अगर पसमानदा मुसलमानों की बात की जाए तो वो नीतीश कुमार के साथ ही दिखाई दिए, क्योंकि नीतीश ने उनके हक की बात रखी, राज्यसभा तक भेजा और उनके लिए बहुत काम किया। इसी वजह से पसमानदा मुसलमान नीतीश के साथ गए। 2010 के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं और वो क्या कहते हैं, इसको भी समझिए। देखिए, 2010 में नीतीश को मुस्लिम समर्थ का एक तरह से स्वर्ण काल कहा गया। बीजेपी के साथ होने के बावजूद नीतीश कुमार को 2010 के विधानसभा चुनाव में 40% वोट मिले थे, यानी कि फायदा नीतीश कुमार को भी इसका मिला। मुस्लिमों के भरोसे नीतीश ने 2013 में बीजेपी को छोड़ा था। 2013 में जब वो बीजेपी से अलग हुए तो कहा गया कि मुस्लिमों के भरोसे ही उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी अकेले चुनाव में जाती है और 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को महज 2 सीटें मिलती हैं, क्योंकि जिस मुस्लिम समाज की वजह से नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना पुराना गठबंधन तोड़ दिया, उस समाज ने नीतीश कुमार की बजाय आरजेडी और कांग्रेस को वोट कर दिया। अब खबर को आपको समझाते हैं कि आखिर इसमें मसला क्या हुआ और आगे किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी को लूज भी करना पड़ा। यही नहीं, नीतीश कुमार जब 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में गए तो मुसलमानों का एक मुश्त वोट महागठबंधन को भी मिला, यानी कि सीधे तौर पर जैसे ही नीतीश पार्टी बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, तो इसका फायदा उस ओर चला जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक भी आपको ये समझाते हैं कि इसका फायदा कैसे नीतीश कुमार को मिला। तो 2015 का ये आंकड़ा है, 69% वोट महागठबंधन को मिले थे जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जिन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार उतरे उन सीटों पर जेडीयू को 78% वोट मिले, जबकि आरजेडी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी उन सीटों पर उसे महज 59% मुस्लिम वोट मिले। ये सीधे तौर पर नीतीश कुमार की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन आरजेडी से अलग होते ही मुस्लिमों ने एक बार फिर से जेडीयू या कहें कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। 2019 में और 2020 के साथ ही 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत कम मुस्लिम वोट मिलते हैं। यहां पर नीतीश से मुस्लिम छटकते हुए दिखाई देते हैं।
अब आंकड़ा जो आपके सामने हम रख रहे हैं 2020 का फिलहाल अभी आप आंकड़ा देख रहे हैं। अब ये जो आंकड़ा आपको बताएं 2015 की बात करें तो जेडीयू से कम वोट मुस्लिम वोट पाने वाले आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को 2020 विधानसभा चुनाव में 77% वोट मिलते हैं। एआईएमआईएम को 11%, बाकी बचे 12% वोट जेडीयू को जाते हैं, बीजेपी और बीएसपी में बढ़ जाते हैं। ये आंकड़ा आपको 2020 का बता रहे हैं। अब देखिए मुस्लिम वोट के साथ कैसे घटती गई नीतीश के मुस्लिम विधायकों की संख्या। एक समय ऐसा आया जब विधायकों की संख्या भी घटती गई वोट बैंक के साथ। 2005 का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं और आपको बताएं कि 2005 में 4 मुस्लिम विधायक थे, 2010 में 7 मुस्लिम विधायक पार्टी के साथ, 2015 में ये आंकड़ा 5 मुस्लिम विधायकों का होता है, जबकि 2020 में एक भी जेडीयू का मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पाता है। एक समय ऐसा भी आया जब पूरी तरीके से मोह भंग मुस्लिम समाज का नीतीश कुमार से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने टिकट नहीं दिए, नीतीश कुमार की तरफ से पार्टी की तरफ से 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में उतारे जाते हैं और सभी 11 की हार भी हो जाती है। और उसके बाद एक बार फिर से चर्चा हो जाती है कि क्या मुस्लिम समाज का नीतीश कुमार से मोह भंग हो गया है। खबर को आप समझिए आरजेडी के लिहाज से आपको बताते हैं। देखिए जबकि आरजेडी की बात करें तो 8 सीटें आरजेडी जीतती है, एआईएमआईएम की बात हो तो 5 सीटें उनके खाते में, कांग्रेस के 4 जीतते हैं, लेकिन जेडीयू का एक भी विधायक नहीं जीत पाता है। सवालों के जरिए खबर को समझाने की आपको कोशिश करेंगे। अब सवाल क्या है ये देख लीजिए। क्या विकास करने के बाद भी नीतीश को मुस्लिम वोट नहीं दे रहे थे? पहले भी कम वोट मिलते थे और अभी भी वैसी ही स्थिति क्या रहेगी? ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या 17% की बजाय 83% पर फोकस करने का फैसला किया गया है? क्या मुस्लिम नेताओं की नाराजगी से जेडीयू की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा? ये तमाम सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं और इसी के जरिए हम आपको खबर को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे।